नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। कपिल सिब्बल की मुलाकात अनायास नहीं है काकरोच जनता पार्टी के नेताओं से। इस मुलाकात के बड़े सियासी मायने हैं और इसका अनुमान और अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो तमाम तरह के ताने बाने बुने जाते हैं विपक्ष के जरिए एनडीए की सरकार को घेरने के लिए, उस घेराबंदी के अगर कहा जाए रणनीतिकार कोई है तो कपिल सिब्बल है। ये मैं क्यों कह रहा हूं इसको बताऊंगा और ये भी एक्सपोज करूंगा कि किस तरह से ये जो बैठकी हुई है उस बैठकी में क्या कुछ बोला गया है, उस बोले जाने के मायने क्या है, और यह भी समझेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूक कैसे गए। क्योंकि यह बड़ी चूक है इस बात को ना भाप पाने की कि आखिर में देश के भीतर चल क्या रहा है। लेकिन पहले चलते हैं कपिल सिब्बल पर, या मैं यूं कहूं कि अरविंद केजरीवाल के चेलों पर। ये वो चेले हैं जिनको अरविंद केजरीवाल ने खड़ा किया, पाला पोसा और बड़ा किया। अभी इन लोगों के साथ जो कपिल सिब्बल ने बैठकी की वो बड़ी है। एक चीज ख्याल रखिएगा, दो घटनाएं हुई हैं जो कपिल सिब्बल की मौजूदगी में हुई हैं, कपिल सिब्बल के जरिए हुई हैं। भले ही वो प्रत्यक्ष रूप से रहे हो या परोक्ष रूप से रहे हो, लेकिन उसका ताना बाना कपिल सिब्बल ने ही बुना। पहली बड़ी घटना जो तहलका टेप वाली है, तहलका टेप वाली जो आप एक तरह से कहें कि पूरा मामला है, उस मामले में देखिए बाद के दिनों में खबरें आई कि फैब्रिकेटेड वीडियो थे। अभी मुझे लग रहा है बमुश्किल 2-3 साल हुआ होगा जब तहलका के मालिक तरुण तेजपाल को रिटायर्ड ऑफिसर से माफी मांगनी पड़ी थी और हर्जाना देना पड़ा था। क्यों? क्योंकि जो तहलका टेप था वो दरअसल एनडीए की सरकार को हिलाने के लिए बनाया गया था। उसकी फंडिंग कहां से हुई थी, तमाम सारे रहस्य खुल चुके हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। बड़ी बात यह है कि उस तहलका टेप के पीछे अगर कोई खड़ा था तो वो कपिल सिब्बल थे। यह बात अब स्पष्ट हो चुकी है कि किस तरह से तब की वाजपेयी सरकार को न सिर्फ हिलाने बल्कि गिराने के लिए यह पूरा खेल रचा गया था। और इस खेल में वीडियो आप देखिए, उस वीडियो में कहीं जॉर्ज साहब नहीं थे, लेकिन जॉर्ज साहब का इस्तीफा हुआ। इस तरह का बवंडर रचा गया और उस बवंडर रचने में यही पिपासु वामपंथी थे। देखिए, इन वामपंथियों को बड़ी चिढ़ है बीजेपी से। दिक्कत नहीं, होनी भी चाहिए, उनका मन है तो चिढ़ेंगे ही संघ से। ठीक है साहब, देखिए आलोचना और चिढ़ दोनों में फर्क है। अब आप चिढ़ का आलम देखिए कि जब यह सवाल उठता है कि भाई जो भाषाई मर्यादा खोई गई उस पर आपका क्या कहना है, तो ये कहेंगे नरेंद्र मोदी भी ऐसे बोलते हैं। ठीक है साहब, और बड़ी बात यह है कि जब आप ये पूछिएगा कि अमित शाह का कह रहे हैं इस्तीफा दे दीजिए चूंकि लाठी चली दिल्ली में, तो जो केरल में लाठी चली उसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा, तब आप कहेंगे, तब ये कहेंगे आप उल्टी बात कर रहे हैं। तो ये जो है ना, ये साहब ये वामपंथियों का खेल है। आप एक तरह से कहें कि उनको परोसते हैं थाली में कौन, सिब्बल साहब। तो ये हमने आपको एक उदाहरण दिया। दूसरा, ध्यान होगा आपको कि किस तरह से ईवीएम हैक हो कि उसका जो इन्होंने वो कराया था डेमो लंदन जाके, और कहते नहीं मैं तो था ही नहीं। वही खेल अब शुरू हुआ है एक बार फिर से, और यह खेल नॉर्वे से ही शुरू हो गया था जब वो हेली लिंक का आया और जिसने वहां पूछा कि पीएम तो जब सवाल का जवाब ही नहीं देते हैं। वहां से पूरी कहानी, चूंकि सौरभ दास पूरा ग्रुप जो है इनका वहां भी मौजूद था। यही आप देखिए, ये वही बात उठा रहे हैं, पीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, ये जो मीडिया है वो गोदी हो गई है। और गोदी मीडिया की बात वो लोग कर रहे हैं जो हमेशा गोदी में ही बैठे रहे। आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। बड़े भारी संपादक हुआ करते थे आउटलुक अंग्रेजी के, प्रधान संपादक, बहुत भारी लिखाड़ थे। एक वीडियो वायरल हुआ राहुल गांधी का ऊँघते हुए सदन में, साफ चर्चा हो गई कि अरे राहुल गांधी सो रहे हैं। यह मामला प्राइम टाइम की डिबेट में पहुंचा। पैनल में वो बड़े संपादक मौजूद थे, उनसे पूछा गया कि बताइए साहब राहुल गांधी सो रहे हैं। उन्हें कहा सो नहीं रहे थे, ऊँघ नहीं रहे थे, चिंतन कर रहे थे। बताइए, यह है निष्पक्षता कि चिंतन कर रहे थे।
नरेंद्र मोदी आम कैसे खाते हैं इस पर खूब चर्चा हुई, और इस आम खाने वाले इंटरव्यू से पहले और बाद में भी बहुत सारे नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू हुए, लेकिन हर इंटरव्यू पर घेरा जाता रहा नरेंद्र मोदी को। लेकिन जरा सोचिए, सोनिया गांधी से कभी पूछा गया, जिन लोगों ने सोनिया गांधी का इंटरव्यू लिया, कि आप उनसे ये सवाल क्यों पूछते थे कि खाना पका के खाती थी कि कैसे करती थी? आप जरा देखिए, वहां कोई सवाल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो वामपंथ है वो तो ऐसे ही सहज सवाल पूछा जाता चाहिए सोनिया जी कोई पॉलिटिकल व्यक्ति थोड़ी है, ये वो कहते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, सोनिया गांधी पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है। राहुल गांधी, आप जाइए इंडिया टुडे उठाकर देख लीजिए। यह मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि किस तरह का ये जो कहते हैं कि हम निष्पक्ष हैं, सापेक्ष हैं, आप ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं, वो सवाल नहीं पूछ रहे हैं, उस पर आपको उदाहरण दे रहा हूं कि 10 साल में मनमोहन सिंह से ज्यादा कवर पर राहुल गांधी रहे। ये जो है इनकी निष्पक्षता का है। तो इनसे जब सवाल ये पूछिएगा कि अमित शाह का इस्तीफा जायज, तो राहुल गांधी की माफी कैसे जायज नहीं, तब ये भड़क जाएंगे। ये आप मत जोड़िए। तो ये खेल है जो खेला जा रहा है, ये जो जुटान हुआ है छात्रों, देखिए ये छात्रों में नाराजगी थी, इसमें कोई दो राय नहीं। चूक सरकार से हुई, सरकार नहीं भाप पाई। और बड़ी बात यह है कि जो सरकार के समर्थक हैं वही लंबे समय से कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए, तब सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगी। सरकार ने कहा कि नहीं, मैं ऐसे कैसे हटा दूं, मैं तो दबाव में इस्तीफे दे लेता ही नहीं। अब जब पूरे देश में जंतर मंतर बनाने की तैयारी हुई तो सरकार को लगा कि नहीं, ले लेना चाहिए। अच्छा चलिए, सरकार ने समझदारी की, ले ली। लेकिन उसके बाद में ये जो आईटी सेल को लगाया गया है और ये जो बीजेपी का अपना इकोसिस्टम है, ये जो बात कर रहा है ना, वो अनर्गल कर रहा है। आप लोगों को बुरा लगेगा, कोई हर्ज नहीं, लगना भी चाहिए, क्योंकि सत्य हमेशा कटु होता है। सवाल यह है कि इससे क्या हासिल हो जाएगा, ये बताया जाए कि उसमें कौन लोग शामिल थे। ये मुद्दा ही नहीं है। अब तो मुद्दा यह बन गया है कि जो लोग शामिल थे उनके साथ व्यवहार किस तरीके से हुआ है, यह मुद्दा बन गया है। यह बात समझनी पड़ेगी कि विमर्श क्या तैयार हो रहा है। अभी आशुतोष रंका पहुंच रहा है कहां, या पहुंच गया होगा कहां, राजस्थान। वहां पर एक छात्रों का आंदोलन चल रहा है, जब भूख हड़ताल पे वहां के जो राजस्थान में जो कॉलेज के जो प्रेसिडेंट है छात्र संघ के, वो जो है अनशन पे बैठे हुए हैं। वहां आशुतोष रंका पहुंच रहे हैं। क्यों वो अनशन पे बैठे हुए हैं, हमको उसको एड्रेस करना पड़ेगा। आप उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं। आप ये बताने में लगे हुए हैं कि वहां छात्र मौजूद थे, वो गाली दे रहे थे। आप कह रहे हैं वो गाली दे रहे थे, और वो कह रहे हैं कि जो भाषाई संस्कार उनको मिला उस लिहाज से वो बोल रहे हैं, यानी वो उस गाली को जायज ठहरा रहे हैं। तो कहना यह है कि हाँ, ये जो माथा है ये अनावश्यक जगह पे फोड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, पटका जा रहा है। कहना यह है कायदे से सरकार को उन चिंताओं को एड्रेस करना चाहिए, जो चिंताएं खड़ी हो रही हैं, जो परेशानियां सामने आ रही हैं, उसमें नहीं लगने का। लगना इसमें है कि साहब देखिए वहां पर उपद्रवी भी थे, ठीक है, उपद्रवी थे, उनके ऊपर एफआईआर हो रहा, उनके ऊपर सरकार कार्रवाई कर रही है। लेकिन उससे यह मैसेज नहीं जा रहा है कि वहां छात्र नहीं थे। उससे यह मैसेज नहीं जा रहा है कि 31 दिन तक सरकार सुन ही नहीं रही थी, कान पे उसके जू ही नहीं रेंग रहा था। उससे यह मैसेज नहीं जा रहा है। मैसेज क्या जा रहा है कि देखिए सरकार अभी भी अड़ियल रुख अपनाए हुई है। फिर आप कहेंगे कैसे, मोदी जी ने तो इस्तीफा ले लिया। ठीक बात है, इस्तीफा ले लिया, लेकिन इस्तीफा लेने के बाद सरकार को बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। देखिए क्या है ना कि जो आपकी धारा है वो धारा आगे तब बढ़ेगी जब आप सरकार में रहेंगे। अब जो लोग करें कि अरे ये झुकना हो गया, 12 साल पहले कितने लोग बताते थे कि वो संघ के हैं? कितने लोग, जरा बताइए। जो आज आप नए चेहरे देख रहे हैं इसमें से कितने लोग बोलते थे? किसी की हिम्मत नहीं होती थी बोल दे। ये जो आपका इकोसिस्टम अच्छा या बुरा बना है वो इस वजह से बना है चूंकि नरेंद्र मोदी है। तो प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि कैसे सबको साधा जाए और आराम से निकल लिया जाए, ना कि इसकी कि हमको तो तोड़ देना चाहिए। कहां कहां तोड़िएगा? ये लोकतंत्र है, बात संवाद से होती है,
विवाद से नहीं होती है। नरेंद्र मोदी ने वही संवाद शुरू किया जिस संवाद को संगठन भूल गया था, वो संगठन जो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। बताइए, सबसे बड़ा संगठन है और उसको पता ही नहीं चला कि क्या क्या चल रहा है। देश भर में जगह जगह छात्र जुटे और इनको अंदाजा ही नहीं लगा, और आप खारिज कर दिए। नहीं, वो छात्र नहीं थे। तो खारिज करने से बात नहीं बनती है, क्योंकि समाज में एक विमर्श है। और आप देखिए कि ये जो कपिल सिब्बल की मुलाकात हुई है, ये मुलाकात साधारण नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमने 1 करोड़ रुपया जो है फंड किया है। हम अपने और सभी साथियों से कहेंगे कि वो लोग फंड करें। ये फंड क्यों हो रहा है काकरोच जनता पार्टी को? ये फंड इसलिए हो रहा है ताकि आप जगह जगह प्रदर्शन करो। अब आप में से कई लोग कहेंगे ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि हम इनकी लीगल हेल्प करेंगे ताकि अगर कहीं ये प्रोटेस्ट करते हैं तो इन्हें कोई दिक्कत ना हो। कोई प्रोटेस्ट करता है तो उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि साहब मुकदमा हो जाएगा हमारे ऊपर, कौन जाएगा कोर्ट कचहरी। तो कपिल सिब्बल ने कह दिया कि तुम लोग चिंता मत करो, हम फंड बना रहे हैं, कॉर्पस फंड, जिसमें पैसा डालेंगे और तुम लोग खूब प्रोटेस्ट करो, मुकदमा हम लड़ेंगे। लीजिए, यानी हर जगह जंतर मंतर बनाने की तैयारी है। इसको एड्रेस करना जरूरी है। यह है असली खेल जो चला है, जो शुरू हो चुका है। और देखिए, कपिल सिब्बल जो है इस सब में माहिर है। ठीक है साहब, तो ये जो खेल है, इस खेल से निपटना होगा। ये कहकर नहीं बचा जा सकता कि नहीं वो देखिए वो पुलिस ने थप्पड़ मार दिया तो क्या गलत किया। मतलब मुझे लगता है कि इस तरीके का तर्क जो है, उस तर्क से हम उस समस्या को एड्रेस नहीं कर सकते हैं जिसके कारण छात्र सड़क पर उतरे हैं। असली मामला उस समस्या को एड्रेस करने का है, ताकि आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाले हैं, उन चुनाव में बीजेपी ठीक ठाक प्रदर्शन कर पाए। नहीं तो अगर यही लग रहा है इकोसिस्टम को भी और आईटी सेल को भी कि हम इस तरीके से एड्रेस कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक चूक है और इसी राजनीतिक चूक की वजह से पीएम फंसे। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।